अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सलमा खलील, CEO SDWT। आप सब लोग उम्मीद है मुझे पहचानते होंगे। आज हम बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं जो कानून से मुतालिक है। हमारे बहुत सारे स्पेशल नीड के बच्चे जब डायग्नोस होते हैं तो अक्सर फैमिलीज टूट जाती हैं और बहुत सारे माओ को अकेले इस मसले को, या कुछ फादर्स भी हैं जिनको इस मसले से अकेले निपटना पड़ता है। तो आज इस पे डिस्कशन करने के लिए हमने मिस वजीहा मुजीब, जो एक रेमेडियल थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं, साथ में तहमीना सैयद ICP से हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। ये दोनों सिंगल मदर्स हैं और अकेले पूरी अपने बच्चे की जो स्ट्रगल है उसको उससे निपट रही हैं और साथ में कानूनी मामलात को भी देख रही हैं। हमारी रहनुमाई के लिए और कानून के पेचीदा मसाइल, जैसा कि हमारा टाइटल ही आज का कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीगल इश्यूज है, उस पे हमारी रहनुमाई के लिए एडवोकेट शाजिया अजीज खान हैं, जो सिविल और हाई कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस करती हैं, फैमिली लॉज की एक्सपर्ट हैं और ऐसी मदर्स को गाइड करने के और उनकी हेल्प करने के लिए शी इज़ ऑलवेज वेरी वेलकमिंग एंड हेल्पिंग। सो आई नाउ formally start this session with Wajiha Mujib, Tehmina Sayyed and Shazia Aziz Khan. Wajiha, you carry on the session, please. Thank you so much, Dr. Salma. Assalamu alaikum. मेरा नाम वजीहा मुजीब है. I am an ABA therapist and a special needs parent. I am a single parent of a special needs child. अच्छा, ये कि क्योंकि हम लीगल एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे इस सेशन में रिगार्डिंग द अपब्रिंगिंग ऑफ आवर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, तो हम टच करेंगे कस्टडी, मेंटेनेंस और गार्डियनशिप और इनहेरिटेंस वगैरह को। तो मेरा पहला सवाल शाजिया अजीज़ खान से ये है कि आपके पास पेरेंट्स जैसे आते हैं, दे आर गोइंग थ्रू सेपरेशन एंड डिवोर्स, क्या ऐसी सूरत या सर्कमस्टांसेस बनते हैं विच लीड टू द डिवोर्स ऑफ दीज स्पेशल नीड्स पेरेंट्स? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाजिया अजीज़ ख़ान है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और सिविल में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन फैमिली में स्पेशली मेरी प्रैक्टिस का क्राइटेरिया ज़्यादा है। अच्छा, वजह और जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को हम डील करते हैं जिनके स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, दूसरे लोगों को भी करते हैं, लेकिन इनके प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले वजह आप जो पूछ रही हैं कि जी कस्टडी जो डिवोर्स के इश्यूज आते हैं, तो देखिए वो तो डिफरेंट इश्यूज आते हैं। वो तो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के भी आते हैं और इस तरह के भी आते हैं। वो एक डिफरेंट वो है कि आपस में किसी किस्म की कंपैटिबिलिटी नहीं है और बहुत सारे इश्यूज। अब हमारे यहाँ डिवोर्स वाला मसला तो हल हो जाता है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड आती है वो होती है कस्टडी ऑफ माइनर, कि वो बच्चा जो है वो किधर जाए, माँ के पास जाएगा या बाप के पास जाएगा। नॉर्मली हमारे बच्चे माँ के पास रहते हैं जब वो छोटे हैं। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें माएँ जिनकी डेथ भी हो गई या जो माँ नहीं रखना चाहती तो वो बच्चों को देती। अब यहाँ पे आपका इशू जो है वो है स्पेशल नीड वाले बच्चे। तो स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए भी यही चीज़ है कि जी वो उनको ज़्यादा, क्योंकि लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एक मेडिकल की ज़रूरत होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं या जो ऐसे पेरेंट्स हैं वो फेस करते हैं। वो रखना नहीं चाहते, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो माँ भी नहीं रखना चाहती, बाप भी नहीं रखना चाहते, तो उसमें भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। ये फर्दर आप क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टडी माँ के पास जाती है। देखिए, माँ के पास नॉर्मली हमारी कोर्ट्स में या हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, बच्चे माँ के पास ही जाते हैं, माँ के पास ही होते हैं। शरीयत भी ये कहती है कि जी बच्चे छोटे हैं तो वो माँ के पास है। एक चीज़ तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जी बेटा है तो वो 7 साल तक माँ के पास रह सकता है और बेटी है तो 14 साल तक, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट में जब आते हैं तो कोर्ट देखती है कि वेयर इज द वेलफेयर ऑफ माइनर। अगर माँ उसको मेंटेन कर रही है, अच्छे से सारी चीज़ें कर रही है, तो वो माँ के साथ 7 साल के बाद भी रह सकता है। और इसी तरीके से बच्ची है तो बच्ची भी उसके साथ रह सकती है। और लेकिन अगर कोई ऐसी माँ है जो अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बताऊँ आपको कि मेंटेनेंस ऑफ द माइनर जो है
वो बच्चा किसी के पास भी हो, बाप के पास है तो भी बाप रिस्पॉन्सिबल है, और माँ के पास है तो भी बाप। उसकी फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें होंगी, चाहे उसकी स्कूलिंग है, उसका मेडिकल है, उसका डे टू डे है, सारे एक्सपेंस का जिम्मेदार जो है वो बाप होता है, बाप नहीं पे करने। तो माँ के पास अगर बच्चा रहेगा तो भी फादर ही उसकी सारी चीज़ें बेयर करेगा। अच्छा, ये कि जैसे स्पेशल नीड्स का बच्चा है तो उस पे भी कस्टडी में एज लिमिट अप्लाई होगी कि 7 साल का लड़का और 14 साल की लड़की? देखिए, कस्टडी में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। मैंने आपको अभी भी बताया ना कि कस्टडी में देखा जाता है कि वेयर इज़ द वेलफेयर ऑफ माइनर, क्योंकि जो गार्जियन कोर्ट होती है उसको पेरेंटल जुरिस्डिक्शन होती है, वो माँ भी है, बाप भी है। उसमें बैठ के ये सोचना है कि जी बच्चा बेहतर कहाँ पर है। अगर माँ है और वो सारी चीज़ें उसको बेहतर देख रही है, सब चीज़ें लुक आफ्टर कर रही है, तो वो माँ के साथ रहेगा, बाप उसको मेंटेन करेगा। फाइनेंशियली जो भी चीज़ होगी वो बाप करेगा। लेकिन अगर बच्चे को इस तरह का कि माँ नहीं कर रही, वो नहीं करना चाहती, उसका काम इस तरीके का है, वो जॉब भी कर रही है, उसके साथ बच्चे को उस तरीके से नहीं देख सकती, तो कोर्टें नॉर्मली बच्चे बाप को भी दे देते। लेकिन बाप के साथ भी फिर ये देखा जाता है कि वो बच्चे को रख सकता है या नहीं रख सकता, उसके घर में कौन है, क्योंकि एक आदमी है नॉर्मली हमारे लिए, हमारे उसमें कॉन्सेप्ट ये है ना कि उसने काम करना है, तो अगर वो काम पे जाता है तो वो कैसे देखेगा। अब ये तो नॉर्मल बच्चे की बात हो गई। स्पेशल नीड के बच्चे को तो हर वक्त कोई ना कोई चाहिए, तो मोस्टली ऐसे बच्चे जो है माएँ ही देख रही होती हैं। मैं यहाँ तहमीना से कहूँगी कि वो पूछें, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के हवाले से मेंटेनेंस अलाउंस क्लेम करने के सिलसिले में बहुत मुश्किल उठाई है। तो तहमीना आप बात कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरा कस्टडी के हवाले से ये एक सवाल है कि जब कस्टडी डिसाइड की जाती है तो वेलफेयर ऑफ माइनर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो मुझे ये जानना है कि हमारे लॉज़ के अंदर क्या ऐसा डिटर्मिनेशन है जिससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो फादर को मिलनी चाहिए या मदर को मिलनी चाहिए। तो क्या ऐसे मेजर्स हैं हमारे पास इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन बेटर है, फादर बेटर है या मदर बेटर है? तो किस तरीके से डिसाइड होती है वेलफेयर ऑफ माइनर इन केस ऑफ कस्टडी? ये आप नॉर्मल बच्चों की बात कर रही हैं? नहीं, मैं स्पेशल नीड्स की बात कर रही हूँ। स्पेशल नीड्स की देखिए, कौन इंटाइटल है कस्टडी का, वो तो मैंने आपको बताया ना कि कस्टडी के हवाले से जो सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि वेलफेयर कहाँ है, कौन बच्चे को प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है, देख रहा है। दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है बच्चे को लुक आफ्टर करना, एक होता है उसको मेंटेन करना। मेंटेन करने का तो मतलब ये हो गया कि उसकी स्कूलिंग है, उसका जो भी एक्सपेंस है वो कौन बेयर कर रहा है। एक होता है कि उसकी बाकी, अब स्पेशल नीड के बच्चे को आपने खाना भी पकड़ के खिलाना है। अब स्पेशल नीड्स में भी बहुत सारी चीज़ें, किस टाइप का बच्चा, कुछ बच्चों को मेंटली प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चे फिजिकली डिसेबल होते हैं। तो वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं, अगर मैंने तो अब तक नहीं देखा ऐसा कोई बच्चा, कि ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, अपने उसमें मैंने नहीं देखा कि जो बाप के पास रहा हो और वो स्पेशल नीड का हो। मोस्टली माएँ ही देख रही होती हैं, माँओं के पास होता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ उस तरीके से उनको मेंटेन नहीं किया जाता जो करना चाहिए। हमारे यहाँ जो है, क्योंकि स्पेशल कहिए। बच्चों की इंटरवेंशन के हवाले से कोई बात नहीं होती है और उनका जो जिस तरह से उनको रेज अप किया जाता है और हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं स्पेशल नीड्स के हवाले से, जाहिर स्कूलिंग में भी चाहिए, घर में भी चाहिए, बहुत सारी नीड्स हैं स्पेशल नीड के बच्चों की। तो अकॉर्डिंग क्या हमारा लॉ इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि जो नीड्स हैं उन पे काम होना चाहिए बच्चे की, रादर देन की कस्टडी डिसाइड की जाए कि फादर के पास हो या मदर के पास हो? देखिए, होना तो यही चाहिए। और क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो अब जो है ये वाले केसेस ज़्यादा देखने में आते हैं। पहले इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी। इनफैक्ट मेरे पास जो सबसे पहले आई थी वो वजिया ही आई थी। उनसे पहले मुझे भी इतना पता था कि जी ऑटिज्म भी होता है या बच्चों में चाइल्ड डिप्रेशन भी होता है, उसके बाद से बच्चे आने लगे।